आज के इस वीडियो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विज्ञान की ओर कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में हम आज देखेंगे पाठ 2। पाठ का शीर्षक है जल। इस पृथ्वी में प्रत्येक जीवों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने विभिन्न कार्यों में जल का उपयोग करते हैं, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना इत्यादि। इन कार्यों में हम जल का उपयोग करते हैं। अगर हम जल का उपयोग ना करें तो ये सारा काम हमारा होगा ही नहीं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जल। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हम जिन जगहों से जल की प्राप्ति करते हैं, या नदी, नाला, तालाब, चापाकल या नल, कुआं इत्यादि, तो इन जगहों को हम जल स्रोत कहते हैं। जिस स्थान से हमें जल की प्राप्ति होती है उन जगहों को हम जल का स्रोत कहते हैं। तो जल स्रोत में नदी, चापाकल, कुआं, तालाब इत्यादि ये सारे जल के स्रोत हैं। इसमें हम देखेंगे तो पेयजल का स्रोत, जिस स्थान से, जिस माध्यम से हम पीने योग्य जल को लाते हैं, उस जगह को, उस स्रोत को हम पेयजल स्रोत कहते हैं। जैसे कुआं, चापाकल, ये सब हमारे लिए पेयजल का स्रोत हैं। नदी, तालाब का जल भी जब वाष्पित होकर हवा के साथ दूर ऊंचाई तक जब जाती है तो कम तापमान पाकर ठंडी हो जाती है, और आसमान में ही, अधिक ऊंचाई में ही जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है, जिन्हें हम जल कणिका कहते हैं। जल कणिका वायु में तैरती रहती है और अधिक समूह होने के बाद यह बादल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। फिर जल कणिकाएं मिलकर बड़े रूप धारण कर लेते हैं और बूंद बूंद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार वायु में जल की बूंदों की मात्रा जब भारी हो जाती है तो वह नीचे गिरने लगती है। इन्हीं गिरती बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। जल चक्र, इसमें देखेंगे तो कुछ विशेष प्रक्रिया होती है। इसमें नदी, तालाब का जब वाष्पित होकर हवा के साथ दूर ऊंचाई तक जब जाती है तो कम तापमान पाकर ठंडी हो जाती है, और आसमान में ही, अधिक ऊंचाई में ही जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है, जिन्हें हम जल कणिका कहते हैं। जल कणिका वायु में तैरती रहती है और अधिक समूह होने के बाद यह बादल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। फिर जल कणिकाएं मिलकर बड़े रूप धारण कर लेते हैं और बूंद बूंद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार वायु में जल की बूंदों की मात्रा जब भारी हो जाती है तो वह नीचे गिरने लगती है। इन्हीं गिरती बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। जब जल को किसी ही माध्यम से ऊष्मा मिलता है तो जल गर्म हो जाता है। गर्म होने के पश्चात यह जल का जो मात्रा है वह वाष्प रूप धारण कर ऊपर उठने लगता है, उड़ने लगता है। तो इस प्रकार जल का वाष्प रूप धारण होकर ऊपर उठने की प्रक्रिया को ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प का यह नमूना हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर में जो उठता हुआ दिख रहा है यह वाष्प है। इसी वाष्पीकरण विधि द्वारा ही समुद्री इलाकों में नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्र के किनारे बड़े बड़े खेत बनाए जाते हैं और उन खेतों में नहरों के माध्यम से समुद्र का जल पहुंचाया जाता है। फिर नहर को बंद कर दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद सूर्य की रोशनी पाकर एवं ऊष्मा पाकर जल गर्म होता है और गर्म होकर वाष्प में बदलकर वो सारा जल का मात्रा उड़ जाता है। फिर उस जगह में बचता है नमक का मात्रा। उसी नमक को शुद्ध करके, अच्छा बना करके लोगों के लिए खाने योग्य बनाकर उसे बेचा जाता है, पहुंचाया जाता है। इस प्रकार वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक तैयार किया जाता है। पेड़ पौधे भोजन बनाने के क्रम में जल का उपयोग करते हैं। जब भोजन बन जाता है तो इसके बाद जो शेष जल बच जाता है, इसे पेड़ पौधे अपने
पत्तों के माध्यम से या अन्य भागों से इसे बाहर मुक्त कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यह जो जल का मात्रा होता है वह वाष्प का रूप धारण कर बाहर निकलता है। तो इस प्रकार पेड़ पौधे से वाष्प का बाहर निकलना यह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसी वाष्पोत्सर्जन के कारण ही बड़े वृक्ष के नीचे जब हम गर्मी के दिनों में बैठते हैं तो हमें शीतलता मिलती है। पेड़ के आसपास उसके इर्द गिर्द में वाष्प का वातावरण हो जाता है जो ठंडामय होता है। इसलिए कोई बैठकर पेड़ के नीचे सो जाते हैं, कोई बैठकर आराम करते हैं। जुलाई से सितंबर महीने में हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून होती है। संसार के कुछ भागों में साल भर वर्षा होती है। जैसे मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर साल भर वर्षा होती है। यहाँ पर आसमान में हमेशा बादल छाए रहते हैं, इसलिए मेघालय को कहा जाता है मेघों का घर। भारी वर्षा होना भी यह मुसीबत का एक कारण बन जाता है। जिस जगहों में अधिक वर्षा होती है वहाँ इस प्रकार का नौबत आ जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती है। घर, बस्ती, गांव इत्यादि सब जलमग्न हो जाता है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस प्रकार अधिक वर्षा होना भी हमारे लिए एक समस्या का कारण है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। यह अपने साथ साथ में कई बीमारियों को भी ले आती है, जिसके कारण लोग बाढ़ खत्म होने के बाद भी रोगों से परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में लोग भाग दौड़ करते हुए ऊंचे स्थान में पहुंचना चाहते हैं जहां पर थोड़ी इन्हें राहत मिले। ठीक इसके विपरीत में यहाँ हम देखते हैं कहीं कहीं किसी क्षेत्र में ऐसे होता है कि लंबे समय तक वहाँ वर्षा होती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में दूर दूर तक पानी का मात्रा मिलता ही नहीं है। वायुमंडल पूरा गर्म हो जाता है। नदी, तालाब, झरना जितने भी जल स्रोत हैं सारे सूख जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो इस स्थिति को हम सुखाड़ कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं दूर दूर तक जो ज़मीन है वो फट गया है, पानी की कमी के कारण फट गया है। तो इस तरह का नौबत आता है। यहाँ पर देखिए एक टैंक द्वारा पानी का सुविधा दिया गया है। क्या इतना संख्या के लिए हो पाएगा? इन क्षेत्रों में लोग एक जगह इकट्ठा होकर के पानी की आपूर्ति को पूरा करते हैं। यहाँ देखिए इतने डब्बे हैं कि कौन किसका है ये भी आदमी खो जाएगा। यहाँ देखिए सब महिलाएं खड़ी है कि अपना बारी कब आए, पर इतने डब्बा रखा हुआ है वहाँ लाइन बाय लाइन, किसके लिए कब पहुँचेगा ये तो कह पाना मुश्किल है। इस तरह देखिए यहाँ महिलाएं दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाती हैं और पानी ढो करके वो लाती हैं। तो इस तरह का परेशानी किसी किसी क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की ज़्यादा परेशानी होती है उन क्षेत्रों में झेलना पड़ता है। अभी के समय में देखा जाए तो जंगल की कटाई या पेड़ पौधों की कटाई बहुत तेज़ी से की जा रही है, जिसके कारण हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं दूर दूर तक जंगल उजड़ रहा है। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण मानसून सही समय से नहीं आ रहा है या कम आ रहा है। सच कहा गया है जल ही जीवन है। हम देखें तो हमारे जीवन में जल का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो हम सब का फर्ज बनता है कि हम जल एकत्रित करें, जल बचाएं एवं जल का भंडारण करें। जल भंडारण करना या जल एकत्रित करना, जल बचाना ही जल संग्रहण कहलाता है। तो हम इस योजना में एक साथ मिलकर इस योजना को पूर्ण करें। शहरी क्षेत्रों में देखें तो बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं। तो उन भवनों में पाइप के द्वारा, यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, पाइप के द्वारा हम वर्षा का जल को घर के ठीक बगल में बड़े बड़े टैंक बनाकर उसमें भर सकते हैं, उसमें एकत्रित कर सकते हैं। इसके बाद उस जल को हम अपने किसान काम में, कृषि कार्य में या अपने घरेलू कार्य में उपयोग करके
हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इस जल का उपयोग ना भी करें तो इससे भौम जल में वृद्धि होगा या ज़मीन के अंदर जो जल है उसका स्तर में वृद्धि होगा। इसलिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है। आगे हम देखते हैं, जहाँ पर खुले जगह हो, मैदानी क्षेत्र हो, वहाँ पर भी हम जल संग्रहण करने का एक अलग उपाय अपना सकते हैं। उन क्षेत्रों में हम छोटा छोटा तालाब बनाकर, जो अभी हमारी सरकार गांव-गांव में अभी खुदवा रही है, जिसे गांव की भाषा में हम डोभा कहते हैं, तो उस डोभे के माध्यम से भी हम उन क्षेत्रों में जो वर्षा का जल है उसे एकत्रित कर सकते हैं और अपने आसपास का जो जल स्तर है, भौम जल है, उसका स्तर को ऊपर ला सकते हैं। इससे परेशानी नहीं होगी या फिर जो जल की कमी होती है वो समस्या हमें नहीं झेलना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो जल स्तर है इसमें अगर हम अधिक मात्रा में जल को एकत्रित करते जाएं तो यह जल का जो मात्रा है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। इस तरह हम अगर कुआं खुदाई करेंगे तो हमें बहुत जल्दी पानी मिल जाएगा। हम अपने जीवन में इन छोटे छोटे कार्यों को विशेष ध्यान दें। जब भी हम नल इत्यादि का उपयोग करें तो उसे उपयोग के बाद उसे बंद कर दें। ऐसा ना हो कि हम उपयोग के बाद नल खुला ही छोड़ दें और पानी बह करके व्यर्थ चला जाएगा। तो इन बातों को हम ध्यान दें, जहाँ खुला नल हो वहाँ हम नल बंद कर दें। जितना हमें ज़रूरत है जल की उतना ही हम उपयोग करें। ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना यह भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार हम जल का संग्रहण करें, जल बचाएं और जीवन बचाएं।